नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कहा जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सुदृढ़, गंभीर और रचनात्मक विपक्ष की आवश्यकता बेहद जरूरी होती है। पर देश में देखा जा रहा है कि विपक्ष धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। लोकसभा चुनाव, फिर कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जहां पर विपक्ष मजबूत था, वहां मजबूती चकनाचूर हो गई। अब इसे अवसरवादिता कहा जाए या फिर विचारधारा की लड़ाई, लेकिन एक बात तय है कि देश इस वक्त मजबूत विपक्ष की कमी से जूझ रहा है। नैतिकता की दुहाई देने का भी राजनीति में अब कोई मतलब नहीं रह गया है। खैर, बिहार में मचे सियासी भूचाल का असर विपक्षी एकता पर कितना पड़ेगा? क्या महागठबंधन इतिहास बन जाएगा? और इसी सियासी घमासान का उत्तर प्रदेश पर कितना असर पड़ेगा? क्या रहेगी माया और अखिलेश की आगे की रणनीति? करेंगे चर्चा लोकतंत्र में। बिहार में काफी लंबे वक्त से चल रहे सियासी घमासान अपने चरम पर इस वक्त पहुंच चुका है। तमाम बुद्धिजीवी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं संख्या बल को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है। कल शक्ति परीक्षण यहां पर करना है। रूठों को मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अपना खेमा मजबूत करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सुशासन रिटर्न्स तो हो गया, पर सवाल यहां पर कई खड़े हो गए हैं। कहां गई नैतिकता? कहां गई विचारधारा की लड़ाई? राजनीति में अवसरवादिता ही क्या सब कुछ है? और अब विपक्षी एकता का क्या होगा? अभी तक एक दूसरे के कंधों का सहारा लेकर सपा, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी और सालों तक सबसे मजबूत पार्टी जो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस, एक दूसरे के साथ देश को एक मजबूत विपक्ष का विकल्प देते हुए नजर आ रहे थे। पर अब लगता है कि विपक्षी एकता को किसी की नजर लग गई है और 2019 के लिए तैयार हो रहा महागठबंधन का विकल्प तराशाही होता हुआ नजर आ रहा है। अब माया और अखिलेश की आगे क्या रणनीति होगी? लालू की एकजुटता की कोशिश को करारा झटका यहां पर लग गया है। वहीं जेडीयू, जो शुरुआत में कहा था कि विचारधारा की लड़ाई है, कभी बीजेपी के साथ नहीं होंगे, आज विचारधारा की लड़ाई ना जाने किस बात में परिवर्तित हो गई है। आज बीजेपी के साथ यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर एक बार फिर सरकार बनाते हुए नजर आ गए। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने कटाक्ष साधते हुए ट्वीट भी किया, जिसमें गाने का जिक्र किया कि ना करते समझौता हो ही गया। और तमाम चीजें अब निकल के सामने आ रही हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। देखिए, ये घर वापसी इसको नहीं कहा जा सकता। बिहार की जनता ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर नीतीश जी और गठबंधन को उन्होंने भारी समर्थन दिया था और बिहार में सरकार बनाने का काम किया था। पिछले समय में जिस तरह मोदी जी ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अब तो वास्तव में यह देखने को मिल रहा है कि मोदी जी की बात कहीं ना कहीं सही है। और इस तरह किसी राजनीतिक व्यक्ति को किसी के साथ विश्वासघात करना अनोखा काम है। ये रातों रात गलत है। आप लोग भी देख रहे हो, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोट किया, उन्होंने जीएसटी पर सपोर्ट किया, तो नीतीश जी लगातार एक माहौल बना रहे थे कि किस तरीके से वो वापस वहाँ चले जाएं। और उसमें उन्होंने ये जो सीबीआई वगैरह की कार्रवाई हुई, उसको उन्होंने उचित समझा आधार बनाना। पर मुझे लगता है कि नीतीश जी ने जो निर्णय लिया है, न तो वो तार्किक है और ना ही उनका जो उन्होंने राजनीतिक नैतिकता की बात की है, न वो उसका कोई ज़मीनी आधार है। तो लोकतंत्र में आज हम यही चर्चा करेंगे कि एक कोशिश की गई थी देश को एक मजबूत विपक्ष देने की 2019 के लिए, लेकिन वो कहां गायब होता हुआ नजर आ रहा है? क्या महागठबंधन का विकल्प धराशाही होता हुआ नजर आ रहा है? और अब आगे की रणनीति क्या होगी? और बिहार में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इसका उत्तर प्रदेश पर कितना असर पड़ेगा? इस पर हम बातचीत करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। डॉक्टर राम सागर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से यहाँ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। दीपक सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल दुबे जी आरएलडी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पक्ष रखेंगे, अपना स्वागत है अनिल जी आपका। और राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, महागठबंधन की बात हुई, आप लोगों ने सोचा होगा कि महागठबंधन के सहारे एक मजबूत विपक्ष मिलेगा
और जो सुनामी सी चली आ रही थी उसको आप लोग रोकेंगे, लेकिन यहाँ पर महागठबंधन धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। भविष्य की क्या तस्वीर आप देखते हैं? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, कभी भी इतिहास ने हिमांशु जी धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं किया है और ये नीतीश जी के लिए कोई पहली बात नहीं है। हम लोग मानते थे कि हौसला सुधार उनके अंदर आ गया हो। वो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने क्या क्या बातें नहीं कही थी, डीएनए तक भेज दिया था बिहार वालों का दिल्ली। तो अब ये सारे सवाल उन पर वापस जाते हैं। देखिए, कभी भी हमेशा लोकतंत्र में मूल्य जीतता है, वसूल जीतता है, कभी भगोड़े और धोखेबाज जीतते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कोई पहली बार नहीं की है, उन्होंने अपने स्वभाव की पुनरावृत्ति की है। जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है, उन्होंने मेरे ख्याल से 10वीं 15वीं बार अपने मूल दल को, मूल साथी को, और जिसके बहुमत पे जीत के आए थे महागठबंधन के, उसको 10-12 बार धोखा दिया, उसकी पुनरावृत्ति की है। उत्तर प्रदेश तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बिहार की जहां तक हालत है, ये बिहार के लोग उनको उसका जवाब देंगे। क्योंकि बिहार में आम लोग कह रहे हैं नीतीश जी ने धोखा दिया है, उनके दल के लोग कह रहे हैं धोखा दिया है। आम चर्चा है नीतीश जी का जो स्वभाव रहा है, उस स्वभाव के हिसाब से आगे ना उस प्रदेश की जनता, ना आने वाले समय कोई नेता उनसे समझौता नहीं करेगा। मुझे लगता है उनका डीएनए, उनका स्वभाव, उनकी बात व्यवहार भारतीय जनता पार्टी से ही मेल खाती है। जो बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्द शब्द कहे थे, आज सारे शब्द नीतीश कुमार जी पर खुद लागू होते हैं। रहे हमारे महागठबंधन की बात, हम बिहार में जो हमारा बचा गठबंधन है, हम मजबूत हैं। आने वाले समय पर लगेगा सांप्रदायिकता जीतती है, झूठ जीतता है, धोखेबाज जीतते हैं, या वसूल और सिद्धांत जीतता है। और जहां तक हिमांशु जी संज्ञान में आया है, उन्होंने सत्ता भाजपा से उनकी मोहब्बत के पीछे कारण और है। कोई उनकी एक जांच चलने वाली, जांच शुरू होने वाली थी, जांच के डर में लालू जी झुके नहीं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ नेताओं को धमकी दी जा रही जांच के नाम पर, लेकिन नीतीश जी बहुत कमजोर व्यक्ति हैं। उन्होंने जांच के डर को, अपने आप को भाजपा के हवाले कर दिया कि उनके खिलाफ। अच्छा, एक चीज बताइए दीपक जी, राहुल गांधी जी ये कह रहे थे, राहुल जी ये कह रहे थे कि उनको सब भनक थी, क्या होने वाला है, कौन से खिचड़ी पकने वाली है, सब जानकारी थी। तो मुलाकात हो रही थी नीतीश जी से, और खिचड़ी भी पता थे कि कौन सी खिचड़ी बनने वाली है और उसमें क्या मसाले डलने वाले हैं, तो क्यों नहीं पहले गैस बंद कर दी गई? हिमांशु जी, राहुल गांधी जी से खुद मिलने नीतीश जी गए थे, हो सकता उन्होंने बताया हो, और फिर हम अपने साथी का, अपने गठबंधन साथी का गठबंधन धर्म लास्ट तक निर्वहन करते थे। उनके मन में था, शंका और अंदेशा इसलिए था कि उनका स्वभाव रहा है, धोखेबाजी स्वभाव उनका पुराना रहा है। तो इस नाते भी उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसे किया। तो उनका स्वभाव जो रहा है, स्वभाव के बिना पर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये अंदेशा पहले से ही था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ नीतीश जी को सूट करता है। ठीक है, अनिल दुबे जी, आप क्या कहेंगे? आपको भी पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है? देखिए, ये बिहार की राजनीति है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश जी साथ साथ चल रहे थे। ये नीतीश जी के बीजेपी के साथ जाने के बाद ये जरूर है कि विपक्ष की राजनीति को, विपक्ष का जो एक मोर्चा बन रहा था, गठबंधन बन रहा था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक साथी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। लेकिन कल तक वो जो बात कर रहे थे कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गए, और उससे ये लगता है कि ये मामला कहीं जो है भ्रष्टाचार का ना होकर राजनीतिक ही था। नीतीश कुमार जी ने भी राजनीति की, और राजनीति उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ करनी थी। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मामला कहीं भ्रष्टाचार का नहीं था। जैसे उन्होंने एक सेंटेंस, मैंने उनका अखबारों में भी पढ़ा और चैनल पर भी आया कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। तो लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वही लालू जी हैं जब इन्होंने गठबंधन किया था, और वही भ्रष्टाचार भी है जब जो पहले आरोप लगे थे। तो लोकतंत्र में लोकलाज होता है, तो ये लोकलाज उस समय भी अगर उसी समय इन्होंने कर लिया होता तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा उसका इनका भी संदेश जाता। तो ये कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। उन्होंने जो कल तक वो कहते थे कि वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने का काम करेंगे, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वो पूरे देश में जो है एक अभियान चलाएंगे। इससे उन्होंने ये साबित किया कि उनका जो है जो सिद्धांत जो वो कहते थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने एक बार फिर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को
को जो है धोखा देने नहीं का अनिल काम जी, किया। आप और ये मानेंगे कि वो- यहाँ जी। जो महागठबंधन को एक झटका लगा है उससे उम्मीदें कुछ कम हुई हैं 2019 की? देखिए, उम्मीदें कभी कम नहीं हुआ करती है। ये बड़ी फर्टाइल है, भारतीय भूमि है। ये किसी व्यक्ति के आने जाने का बहुत फर्क नहीं पड़ा करता है। विपक्षी एकता फिर से होगी, फिर से मजबूत होगी, कहीं कोई और उसको लीड करेगा, ये विषय नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार जी के जाने से आज की तारीख में एक विपक्ष का एक मजबूत आदमी गया है, इसमें कोई क्योंकि संशय अगर नहीं है। जब वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश के जी साथ विपक्ष है, में ये थे तो उनसे बड़ा चेहरा कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बड़ा चेहरा भी अब साथ में ही नजर आ रहा है। ठीक है राजकुमार भाटी जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसे हैं जो राजनीति में अपना अलग ही वर्चस्व रखते हैं। बिहार में अभी तक विपक्ष काफी मजबूत माना जा रहा था, उत्तर प्रदेश में भी वही सारी कोशिश की जा रही थी, जहां पर आने वाले वक्त में 2019 में सपा, बीएसपी, कांग्रेस सब लोग एकजुट होंगे, एक विकल्प ढूंढा जाएगा। लेकिन अब उसमें थोड़े बहुत यहां पर संदेह हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार की जो सियासत है उसका उत्तर प्रदेश पे क्या असर? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की राजनीति लगभग 90 के दशक से दो धुरों में बटी हुई है। एक तरफ सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हैं, दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो धर्म और जाति का नाम लेकर राजनीति करती हैं। बिहार में नीतीश कुमार के जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो धुरों में राजनीति बटी हुई है। बिहार की दो पार्टियां पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एक तीसरी पार्टी भी आ गई है, लेकिन जनमानस जो है, जनमानस दो ही खेमों में बटा हुआ है। नीतीश कुमार जी अगर देखिए, केवल धन का घोटाला करना ही घोटाला नहीं होता, वैचारिक घोटाला उससे भी बड़ा घोटाला होता है। नीतीश कुमार जी ने वैचारिक घोटाला किया है। नहीं तो लालू जी ने धन का किया, ये मानते हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं मानता। 20 महीने में तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, कोई घपला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। 20 महीने से उप मुख्यमंत्री हैं। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आज जांच बैठाई जाएगी, जिस तरह की जांच भारतीय जनता पार्टी करा रही है, अगर ईडी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी व्यक्ति की जांच कराई जाएगी, गरीब आदमी की भी जांच कराई जाएगी, 1000-2000 रुपए की धांधली तो उसके कागजों में भी मिल जाएगी। तो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ कर किसी व्यक्ति को बदनाम करना, किसी का चरित्र हनन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति है, उन्हें शोभा देता है। ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति है। लेकिन जहां तक मैं वैचारिक घोटाले की बात कर रहा हूं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया था, तब के नीतीश कुमार का बयान उठा के पढ़िए, क्या उन्होंने क्या नहीं कहा था। तब कौन से कांटे थे नरेंद्र मोदी में और आज कौन से फूल पैदा हो गए। क्या नरेंद्र मोदी ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताएं बदल दी हैं? क्या नरेंद्र मोदी अब हम सांप्रदायिक नहीं रहे हैं? क्या वो धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं? क्या अब वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं? क्या अब उनकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ राजनीति नहीं करती है? तो ये एक वैचारिक घपला है, वैचारिक घोटाला है। और नीतीश कुमार जी ने एक जो है धोखाधड़ी की है अपने प्रतिबद्धताओं के साथ और अपने खेमे के साथ। और जो अपने खेमे के साथ धोखाधड़ी करता है कभी राजनीति में कामयाब नहीं होता। नहीं तो भाटी जी, आपको लगता है कि राजनीतिक दल विचारधारा और सिद्धांत की राजनीति करते हैं, मतलब सिद्धांत पर अटल रहते हैं? निश्चित तौर पर राजनीति के कोई अटल रहता है नहीं रहता। कौन से राजनीतिक दल की आप बात कर रहे हैं? आप देखिए, जहां पर विचारधारा नहीं मिलती होगी, जहां अवसर देखा वहां पर जुड़ जाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं, देखिए, देश की राजनीति में विचारधारा बहुत महत्व रखती है। विचारधाराओं के आधार पर हमेशा चुनाव होते रहे हैं, विचारधाराओं के आधार पर पार्टियां टूटती और बनती रही हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि विचार शून्य राजनीति है। विचारधारा भी कोई चीज है और विचारधारा जनता देखती है कि किस पार्टी क्या चलिए ठीक है। विचारधारा है। अच्छा, ये मान लेते हैं कि विचारधारा वक्त वक्त रहते रहते बदलती रहती है ना? ठीक है, मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगा अब अनिल, माफ कीजिएगा, डॉक्टर राम सागर जी, आपके पास आना चाहूंगा। तमाम दलों की हमने यहाँ पर प्रतिक्रिया ली है। आपको क्या लगता है कि आपकी जो कोशिश थी बीजेपी की कि विपक्ष को पूरी तरह से गायब करना है, क्या वो होता हुआ नजर आ रहा है? महागठबंधन तोड़ने में सबसे बड़ा प्रहार तो आपने कर दिया। हिमांशु जी, कभी भाजपा तोड़ने का काम नहीं किया है। हिंदुस्तान की जनता ने जो कांग्रेस के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित किया गया जिस तरीके से, उस परिभाषा को हिंदुस्तान की जनता ने बदल कर रख दिया। ये लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को दबाने की बात करते थे। ये लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण की बात करते थे। पूरे हिंदुस्तान की जनता ने इनके परिभाषा को
चूंकि जब संविधान बना था तो वो धर्म निरपेक्षता की बात नहीं थी, पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल था वहां पे। गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं है राजकुमार भाटी जी, वो पंथ निरपेक्ष था। और वो जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो वो उसमें संविधान में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष शब्दों में परिवर्तित किया। और हिंदुस्तान की जनता आज उसी धर्म निरपेक्षता को जो कांग्रेस अपने द्वारा परिभाषित किया था, उस परिभाषा को बदल कर करके जो आज के परिप्रेक्ष्य में है उसमें बदल करके रखा है हिंदुस्तान की जनता ने, और हिंदुस्तान की जनता ने साथ दिया है। आज जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार जी आज से नहीं, जब नोटबंदी की ही बात हो रही थी तो जितनी भी भ्रष्टाचारी पार्टियां थी जो नोट को जमा करके रखे थे, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो जहां से सबसे ज्यादा जो नकली नोट आ रहे थे वो रूट था पश्चिम बंगाल के रूट से आ रहा था, ममता बनर्जी खिलाफ में खड़ी थी क्योंकि उनका गर्दन आगे फंसने जा रहा था। उसमें मुलायम सिंह खड़ा हो रहे थे नोटबंदी के खिलाफ, क्योंकि नोटबंदी इनका नोट कागज में बदल रहा था, मुलायम सिंह यादव जी का, सब सपा के नेताओं का, इसलिए वो नोटबंदी के खिलाफ थे। उस समय भी नीतीश जी खड़ा हुए थे नोटबंदी के सपोर्ट में। अनेकों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी खड़ा हो रही थी। शायद राहुल गांधी ये नहीं समझ रहे थे, जो दीवार पर लिखी गई थी बातें वो नहीं पढ़ पा रहे थे राहुल जी, कि सारे गरीब नोटबंदी के पक्ष में जा रहे हैं। आप वहां की नहीं, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। गरीब मोदी के साथ खड़े होकर के सीधा सा सवाल हमारा ये है, नीतीश कुमार उस समय भी ये बात रखे थे कि मैं इससे भी आगे का सपोर्ट करना चाहता हूं कि जो बेनामी संपत्ति है उस पर आए मोदी जी, तो मैं और सपोर्ट करूंगा। नहीं, डॉक्टर राम सागर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, डॉक्टर राम सागर जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये था, क्या बीजेपी ने तब ये सारा मामला आया। डॉक्टर राम सागर जी, क्या बीजेपी ने ये तैयारी करी है? सुन लीजिए, ऐसे आवाज ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर राम सागर जी, ऐसे कोई मतलब नहीं है, सुन लेते हैं, प्यार से बात रखेंगे अपनी, तो सभी लोग सुनेंगे। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या बीजेपी ने ऐसी प्लानिंग, ऐसा एजेंडा बनाया है कि सबसे पहले विपक्ष को खत्म कर दो? आज केशव प्रसाद मौर्य जी भी यही कह रहे थे कि वो आगे तब तक नहीं जाएंगे जब तक विधानसभा से भी सपा और बीएसपी को खत्म नहीं कर देते हैं। तो आप लोगों की यही प्लानिंग है कि जहां कोई मजबूत चेहरा दिख रहा है उसको दबा दो? नीतीश कुमार महागठबंधन में सबसे मजबूत चेहरे थे, जो टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे, उसी चेहरे को यहां पर दबा दिया गया। तो ऐसी कोई प्लानिंग है क्या बीजेपी की? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, वो प्लानिंग नहीं है। देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से दो खेमे में पूरा हिंदुस्तान बट गया है। एक गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाली पार्टियां एक तरफ आ गई हैं और दूसरे तरफ भ्रष्टाचारियों की सेना खड़ी है हिंदुस्तान के अंदर। तो जो भी भ्रष्टाचारी आप जब देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में उठा करके, जो पार्टियां अभी इनके साथ, लालू जी के साथ खड़े मिल रहे हैं और लालू जी के समर्थन का बात हो रही है, चाहे वो सपा की बात हो रही हो, सपा में भी दो फाड़ है। सपा में मुलायम सिंह यादव अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, वो पूरी पुरानी वक्त है, वो अभी की बात करेंगे, ठीक है। और अखिलेश यादव अलग दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं। अतुल चंद्रा जी, स्वागत है आपका। अतुल जी, आपको क्या लगता है कि बिहार में सियासी घमासान जो मचा हुआ है, इसका 2019 मिशन महागठबंधन का, विपक्ष का और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? हम आपकी बात पर आते हैं, लेकिन पहले जो रामसागर जी कह रहे हैं वो आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो बाकी सारी बातें कह रहे हैं कि वो नोटबंदी से साथ थे और बाकी सारी पार्टियां जो थी उनका धर्मनिरपेक्ष का जो आइडिया था वो कैसा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विपक्ष को खत्म कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। तो विपक्ष को भाजपा ने तो नहीं कहा था कि आप भ्रष्टाचार करो, आप बेनामी संपत्ति इकट्ठा करो। भाजपा तो नहीं करवाया था विपक्षी दलों से। राम सागर जी, सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार है, अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद राम सागर जी, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी एक से एक भ्रष्ट मंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब आपका जो प्रश्न है वो इस गठबंधन को जो ठेस पहुंची है नीतीश जी के कारनामे से,
उसका असर उत्तर प्रदेश में क्या पड़ेगा ये तो हमको भी पता चल जाएगा जैसे ही बाई इलेक्शन होता है। मौर्य जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि बात चल रही है वो सीधे चले जाएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, चुनाव हारने का डर है उनका। मुख्यमंत्री जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसमें अगर यहाँ की विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुट हो जाती हैं तो कम से कम ये उम्मीद रहेगी कि 2019 में सब एक साथ लड़ेंगे। उसमें परेशानी क्या होगी कि झुकने वाले नेता बहुत कम हैं। उस महागठबंधन की लीडरशिप किसके पास जाएगी? मायावती, अखिलेश या राहुल गांधी? राहुल गांधी अपने लीडरशिप रोल में फेल हो चुके हैं। तो विपक्ष की जो एक बड़ी समस्या है वो ये है कि कोई एकजुट करने वाला नेता नहीं है। तो अगर 2019 में गठबंधन बनता भी है तो वो जो मैग्नेटिक लीडरशिप होनी चाहिए वो कहां से आएगी ये देखने वाली बात होगी। एक चुनाव में गठबंधन हो जाना और उसके बाद फिर उसको सस्टेन करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। आप 2 बाई इलेक्शन जीत लीजिए, लेकिन 2019 का पूरा चुनाव कैसे लड़ेंगे? और फिर जो अभी लालू के साथ हो रहा है वही चीज मायावती के साथ होगी 2019 से पहले। वो सारी इंक्वायरीज खोली जाएंगी और यकीन मानिए जो अभी सीबीआई इंक्वायरी मुख्यमंत्री ने ऑर्डर करी है अखिलेश सरकार की कुछ परियोजनाओं के ऊपर, पब्लिक सर्विस कमीशन में भर्तियों को लेकर, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इकट्ठा की जाएंगी 2019 में। एक मतलब अभी और ब्रह्मास्त्र और हथियार यहाँ पर तैयार रखे गए हैं बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास साहब जेडीयू की तरफ से जुड़ चुके हैं। स्वागत है अफजल अब्बास साहब आपका। अफजल अब्बास साहब, यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी तक महागठबंधन और विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है तो वहां एक सबसे मजबूत और सबसे अगर कोई बड़ा चेहरा था तो वो नीतीश कुमार का था, जो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प के तौर पर विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा सकता था। लेकिन अब वो नाम इसी पाले में आ गया है। कई आरोप यहां पर लग रहे हैं कि शुरुआत से खिचड़ी पक रही थी, नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आप भविष्य के क्या समीकरण देखते हैं? हेलो हेलो, अरे ये सोनाक्षी से बोलिए, ये फोन। अफजल अब्बास साहब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है अभी हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। मैं राजकुमार भाटी जी, यहाँ पर सवाल यहाँ पर पूछा गया, बात यहाँ पर रखी गई, लेकिन विपक्षी एकता की जब बात की जाती है, कहा गया है जैसा कि अतुल चंद्रा जी ने बताया कि 2019 के लिए अभी बहुत सारे हथियार बचा के रखे हैं और बीजेपी जानती है कि कब किस हथियार को लेकर सामने आना है और विपक्ष को तोड़ना है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप और बीएसपी एकजुट हो पाएंगे? अभी ही कई टकराव देखने को मिलते हैं, तो आने वाले वक्त में कैसे जुड़ेंगे, कैसे महागठबंधन बनेगा? देखिए 2019 के चुनाव में अभी लगभग 2 वर्ष बाकी हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 17 पार्टियां एक साथ आई विपक्ष की, उनमें से एक पार्टी बीजेपी के खेमे में चली गई है। 16 पार्टियां तो एक साथ हैं और अभी कई पार्टियां और बची हैं जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति में विश्वास करती हैं, जो सांप्रदायिकता की राजनीति का विरोध करती हैं। तो 2019 आते आते स्पष्ट तौर पे एक मोर्चा बनेगा। अभी कोई मोर्चा नहीं बना है, मोर्चा बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो उत्पीड़न की राजनीति है, विपक्ष को परेशान करने की राजनीति है, जो बदले की भावना की राजनीति है। आप कह रहे हैं कि मोर्चा बनेगा, अभी काफी वक्त है। मोर्चा तो पहले से भी बनाया गया था, तैयारी तो की गई थी, नहीं लेकिन बीच में अभी किसी मोर्चा की किसी मोर्चा की घोषणा नहीं हुई थी, ना कोई मोर्चा आकार ले पाया। लेकिन इतना जरूर है कि इस देश में आज भी, चाहे राजनीतिक दलों के लिहाज से देख लें आप, ज्यादातर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ राजनीति करते हैं। फिर देश वाइज देख लें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा लोग खड़े होंगे और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। जिस तरह के मोदी जी ने सरकार चलाई है, जिस तरह के वादे चुनाव में किए गए थे, झूठे वादे, हकीकत पर आते हैं। नहीं नहीं, एक नहीं 7% पॉपुलेशन पर भाजपा राम सागर जी ठीक है, आप इनके साथ खड़ी है। भाटी जी हकीकत पर आते हैं। भाटी जी हकीकत पर आते हैं। हकीकत यहाँ पर यह बताई जा रही है कि जब तक
विपक्ष एक चेहरा नहीं होगा, विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो विकल्प कहां से तैयार होगा? और जब विकल्प ही नहीं होगा तो टक्कर कौन देगा? इस वक्त दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के सामने कोई मजबूत विपक्ष है या फिर भारत देश के पास कोई विकल्प के तौर पर है। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब तक एक चेहरा विपक्ष के पास नहीं होगा, नेतृत्व नहीं होगा, तब तक जनता उधर नहीं जुड़ेगी। ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। दूसरे मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूं। 2019 के चुनाव में चुनाव जब मुद्दों के आधार पर होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे जनता के सामने रखे जाएंगे, जो आज भी जनता के सामने है। नोटबंदी में बड़े आत्ममुग्ध हो रहे हैं कि नोटबंदी नहीं, वो सारी बात इस वक्त हम फोकस अलग करना चाहते हैं। दीपक जी, अतुल जी ने भी अपनी बात यहां पर रखी। बात अगर यहां पर लीडरशिप की आती है तो राहुल गांधी लीडरशिप में फेल हुए हैं। मायावती नहीं चाहेंगी कि अखिलेश के अंडर में वो रहें, अखिलेश नहीं चाहेंगे कि मायावती के अंडर में वो रहें। यहां पर लालू यादव वैसे ही कई मुश्किलों में घिरे हुए हैं, एक बड़ा चेहरा जा चुका है। तो लीडरशिप के बिना आपको लगता है कि सभी विपक्ष एकजुट होंगे? क्या कहेंगे आप? हिमांशु जी, फेल और पास का रिजल्ट हम नहीं करते हैं, या कोई पत्रकार मैं चंद्रा जी के बात से 100% सहमत हूं। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी जो अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, उसके द्वारा राहुल गांधी का जो भय सताता है उनको, राहुल गांधी की भूत सताता है उनको, वो राहुल गांधी पर वैसे अनर्गल प्रयास करते हैं जैसे इनके पूर्वज स्वर्गीय इंदिरा जी पर करते थे। इनके पूर्वज भारतीय जनता पार्टी चूंकि जो अंग्रेजों के साथ लड़े थे मिलकर हिंदुस्तानियों से, वो भी इंदिरा जी को बोलते थे गूंगी गुड़िया, और उसका हस्र क्या हुआ आपके सामने है इतिहास में। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी साथी हमारे बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, आपके सब्जेक्ट से हटकर बात कर रहे थे। इन्होंने भ्रष्टाचार को राष्ट्र धर्म में परिवर्तित कर दिया है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है नहीं है। दीपक जी, मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा, अभी लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं। नहीं दीपक जी, जो मेरा सवाल है पहले वो सवाल का जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद आगे के तमाम मुद्दों पर हम बहस कर लेंगे। लीडरशिप की बात, लीडरशिप आप किसको देंगे? अभी तो पहले आप एक विकल्प तो तैयार कीजिए। मैं लीडरशिप पे बात कर, लीडर हमारे पास नेता है, हमारे पास नेता ऐसा है जिनको दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राहुल गांधी का भूत सताता वैसे है जैसे कभी इंदिरा गांधी सताता था। दीपक जी, कहां से लीडरशिप आप? दीपक जी एक मिनट, दीपक जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप बोलते हैं कि बहुत अच्छी लीडरशिप राहुल गांधी कर रहे हैं, एक सवाल बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, लीडरशिप कहां से मजबूत हो रही है? गुजरात में आप देखिए, वाघेला जी जाते हैं और आज 3 विधायक कांग्रेस के तुरंत बीजेपी दफ्तर में जाते हैं, बीजेपी के हो जाते हैं। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में बिखराव है, राजस्थान में बिखराव है, हरियाणा में बिखराव है, हर जगह बिखराव है। एक जगह ऐसी नहीं बची है जहां कांग्रेस टूटी नहीं है। 2-3 मैं उत्तर प्रदेश में आता हूं हिमांशु जी, कहीं बिखराव नहीं है। अगर 2-3 लोग जाते हैं तो जो इससे प्रभावित जाएं, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ चले गए थे। तो उत्तर प्रदेश में आप अकेले कहां हैं? आप तो समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में गए, क्या कर लिया? देखिए लीडरशिप की बात ये नहीं कि आप सिर्फ एक राज्य तक सीमित है। दीपक जी सुनिए, दीपक जी सुन लीजिए, सिर्फ एक राज्य तक सीमित हो लीडरशिप का मतलब ये नहीं है। जब आप लीडर होते हैं तो हर चीज को, हर राज्य को आपको देखना पड़ता है। तो आप ये बताइए ना कि आप लीडरशिप प्रूफ कैसे करेंगे? हर जगह कमजोर, हर जगह तोड़फोड़, हर जगह बिखराव। लीडरशिप प्रूव कर रहे हैं ना। लीडरशिप हमारी सरकारें जा भी रही, हमारी सरकारें आ भी रही है। इंतजार करिए, अभी हम 4-5 स्टेट जीतने जा रहे हैं, राहुल गांधी नेतृत्व जीतने जा रहे हैं। और रही बात जाने आने से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। झूठ बोलने वाले लोगों से हम राष्ट्रवाद का और लीडरशिप का तमगा नहीं लेंगे, क्योंकि इनके पास अफवाह फैलाने का बचा नहीं है। अभी मूल बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कही, उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। आप देखिएगा, इनके 6-7 मंत्री जो बिना सदन के पहुंचे हैं हाउस में, ये भाग जाएंगे, दिल्ली भाग जाएंगे, या तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो ये हमारे पास देखिएगा, अभी आने वाली तैयारी है उसमें डरे हुए हैं। एक, अगर नीतीश कुमार जी भागे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारी जो ताकत थी, जो हमारी पक्ष की एकता थी, कहीं से खंडित हुई है। आज उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लोग चलिए ये बात को देख रहे हैं कौन धोखेबाज है। ठीक है दीपक जी, जवाब देना चाहते हैं डॉक्टर रामसागर जी? जवाब एक मिनट, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपके सवाल का जवाब यहाँ देना चाहते हैं, जवाब दे दीजिए डॉक्टर रामसागर। लड़ी है दीपक जी, मैं स्वतंत्रता आंदोलन का आपका जवाब देना चाहता हूं। क्या स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर हेगड़े अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़े थे? नहीं लड़े थे। वो कांग्रेस में ही थे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। आप लोग गलत इतिहास का निर्माण करवाया है वामपंथियों के द्वारा, और आप लोगों ने गलत इतिहास का निर्माण करवाया है। कहाँ था गोडसे आपका? इतना बड़ा निशानची था, सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए लड़ाई लड़े, वो छात्र जीवन से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। आप इतिहास को गलत तरीके से जनता के सामने पेश करना चाह रहे हैं आपकी पार्टी, और देश के अंदर जातिवादी व्यवस्था को आपने मजबूत किया, और भाजपा जनसंघ बिहार के फ्रीडम फाइटर लाते हैं, कोई इतिहास नहीं रहा है। चलिए इतिहास की बात नहीं, देखिए इतिहास, देखिए वर्तमान अगर सही हो जाए तो इतिहास अपने आप दुरुस्त हो जाता है। धोखा देते हैं अतुल जी, ठीक है, ठीक है, हिंदुस्तान को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर डरवाता है मर्ज के नाम पर, उस तरह से डरवाते हैं। ठीक है, नहीं आएंगे अभी देखिए वक्त मेरे पास, वक्त धीरे धीरे निकल रहा है। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से बात हो जाए। आपके जातिवाद को नंगा कर दिया। कहाँ की बात हो रही है भाटी जी? आपको खुश होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी भी चुनाव लड़ रहे थे। रामसागर जी, ठीक है, चलिए मैं चाहता हूँ इनकी आवाज कम कर दी जाए। अतुल जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा। अतुल चंद्रा जी, अब ठीक है, ऐसे बात नहीं होगी। रामसागर जी क्या मतलब है? वो कहे कि मैं 100 चुनाव हार जाऊंगा। रामसागर जी अपनी बात तेज आवाज से रखने से क्या आपकी बात की पुष्टि यहाँ पर हो जाएगी? तो बस देखिए, लोकतंत्र, देखिए हम लोकतंत्र में चर्चा कर रहे हैं, और लोकतंत्र में शांति से, संयम से अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा प्रभावी तरीके से पड़ेगी। अतुल चंद्रा जी, परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। लीडरशिप की बात यहां पर की जा रही थी, हमने भी बताया कि कई राज्यों में कांग्रेस की क्या स्थिति यहां पर हो रही है, लेकिन बिहार में भी एक चीज यहां पर बड़ी अहम देखने को मिल रही है कि कल प्रूफ करना है कि उनके पास बहुमत है नीतीश कुमार को। साथ ही अभी तक शरद यादव असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और वहां पर भी काफी ऐसे विधायक हैं जो अभी समझ नहीं आ रहे कि कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है कि अभी और भी कुछ और सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा बिहार में? उम्मीद तो है कि बिना ड्रामा के सब कुछ पूरा नहीं होगा। अभी शरद यादव की भूमिका क्या होगी ये देखने वाली होगी। उनसे जेटली जी मिले हैं, हो सकता है कि शरद यादव जी भी प्रभावित हो जाएं। अगर शरद यादव जी प्रभावित नहीं होते हैं तो फिर जेडीयू में जो स्प्लिट होगा उसका नुकसान होगा इनको। ठीक है, इसी नुकसान की हम बात कर लेते हैं। अतुल चंद्रा जी, सैयद अफजल अब्बास साहब जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है अब्बास साहब आपका। अब्बास साहब, शरद यादव जी को मनाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा चेहरा था नीतीश कुमार, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता था। आवाज नहीं मिल रही है, शरद यादव नाम समझ में आया, आवाज एकदम नहीं आ रही है मेरे पास। अब्बास साहब, बात ये चल रही है कि अगर शरद यादव को नहीं मनाया जाता है तो फिर आगे कैसी तस्वीर देखने को मिलेगी? आपको लगता है शरद यादव जी मान जाएंगे? देखिए, शरद यादव जी अभी नहीं कहा कि रूठे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका एतराज है कि पहले से वो चाहते कि गठबंधन ना टूटे। ये बात बिल्कुल पेपर में भी और न्यूज में भी आया था। लेकिन अभी इसके ये शीर्ष नेताओं की बात है। मैं समझता हूं कि इस पे वो बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। मैं समझता हूं कि सॉर्ट आउट हो जाए, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। लेकिन अब्बास साहब, यहाँ पर तमाम विपक्षी दल जो पहले एकदम क्लियरिटी आवाज एकदम नहीं आ पा रही, क्या बोले अब की समझ में नहीं आ रहा। चलिए, हम आपसे दोबारा जुड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैं आना चाहूंगा, यहाँ पर बात करना चाहूंगा अनिल दुबे जी आपके पास। अनिल जी, अब तमाम चीजें बातें निकल के सामने आ रही हैं। अब आपको क्या लगता है कि भविष्य में अब क्या तस्वीर बन के निकल के सामने आएगी, और कैसे ये सारी जो दरारें हैं इन दरारों को भरा जाएगा? कौन आगे आएगा? देखिए, ये क्या मोर्चा बनेगा, क्या स्थितियां बनेंगी, ये तो समय के हिसाब से चलती रहती है। हमारी पार्टी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह जी ने विधानसभा चुनाव के पहले भी विपक्षी एकता की कि डॉक्टर लोहिया के और सारे जो अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, वो एक मंच पे आवे, और उस पर भी पहल चली थी। लोग उस समय भी इकट्ठा नहीं हो पाए थे। तो सवाल यह है कि विपक्षी एकता परिस्थितियों के आधार पर लोग किया करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से उस समय भी प्रयास था, और हम आज भी ये चाहेंगे
कि जो विपक्ष है वो ये एक होकर के लड़ने का काम करे कि उत्तर प्रदेश में और देश में जिस तरह का वातावरण बना है, जिस तरह की स्थितियां हैं कि आज झूठ और फरेब के नाम पर उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार चल रही है। इन्होंने जो जो वादे किए थे, अब आप कह रहे हैं कि विकल्प जो है विपक्ष नहीं बनाया करता है, विकल्प जनता तैयार करती है। उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्जे माफ करने की बात हुई, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हुई, उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात हुई, देश में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई। क्या ये सारे वादे पूरे हुए? महंगाई पर क्या लगाम लगी? आप आज उत्तर प्रदेश के किसान के लिए आपने बजट भी व्यवस्था कर दी, कहीं शासनादेश नहीं पहुंचा। आपने कहा हम किसानों के सारे कर्जे माफ करेंगे, आपने केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए एक आदेश किया, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। आपने कहा कि हम जांच कराएंगे। आप जो है चाहे रिवर फ्रंट की जांच कराओ, चाहे भर्ती घोटाले की जांच कराओ, हम आपके ठीक है। मैं आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर रोकता हूँ अनिल जी कुछ देर के लिए रोकता हूँ। आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ आरजेडी से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बात यहाँ पर ठीक है अनिल जी, मैं आता हूँ आपके पास। मृत्युंजय तिवारी जी से मैं बात करता हूँ। चलिए, लगता है अभी हमारी बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, जरा इनका जवाब दे लूं कि ये जो बेरोजगारी की बात की है कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हमने किया था, ये बात सही है। उससे ज्यादा हमने पूरा कर दिया, चूंकि 8 करोड़ 27 लाख लोगों को मुद्रा लोन दिया गया और एक लोग अगर एक रोजगार खड़ा करेगा तो कम से कम 2 से 3 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। तो 8 या 24 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दे दिया। उस माध्यम से आप इत्मीनान से पहले मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, देखिए नहीं, सुनिए, ये आप वादों की बात नहीं करेंगे। नहीं, राम सागर जी वादों की बात नहीं करेंगे। समझिए बात को। इस वक्त हमारा मुद्दा कुछ और है। मेरा वायदा था 6 राम सागर जी वादों की हम बात नहीं कर रहे हैं। राम सागर जी वादे की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शांत हो जाइए। देने की बात होती है, सरकारी नौकरी। अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। मैं यहाँ पर अफजल अब्बास साहब, क्या आप तक मेरी आवाज साफ पहुंच रही है? हमारा था 6 एक मिनट, ठीक है, बहुत अच्छा। जनता अफजल अब्बास साहब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा काला धन पर था उसमें। राम सागर जी, काला धन कितना रोजगार दिया उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए राम सागर जी, थोड़ा सा नहीं रुकिए। अफजल अब्बास साहब, क्या आप तक मेरी आवाज साफ पहुंच रही है? अफजल अब्बास साहब, सवाल यहां पर यह है, विपक्षी तमाम जो दल जो आपके कभी साथ में थे उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर एकमात्र वही थे, लेकिन अब वो जा चुके हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी भूल जेडीयू ने किया और विचारधारा कहां गई, नैतिकता कहां गई? ये सवाल है, जवाब दीजिए। एकदम कि आपकी आवाज मुझे 2-3 शब्द के अलावा नैतिकता और अपने वहां स्टूडियो बोले कि चलिए हम कोशिश करते हैं। बात समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो टेक्निकल टीम है, आपकी जो भी प्रॉब्लम अभी आ रही है वो जल्द से जल्द यहाँ पर दूर की जाए। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, अभी हम लोकतंत्र में इन पर बात नहीं करेंगे कि कितने यहाँ पर हमने कितने रोजगार हमने पैदा किए, हमने कितने वादे पूरे किए। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि सरकार आने वाले वक्त को लेकर कितनी तैयार है और तमाम दल कितने तैयार हैं। दीपक जी, एक वाकया मेरे को बहुत अच्छे से याद आया, जब गोवा में आप जीत रहे थे और आप लोगों ने देरी करी और वहां पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया, और यहां पर जब ऐसी स्थिति बनी तो तुरंत बीजेपी ने सोचा नहीं, तुरंत सदस्य समिति की बैठक बुलाई गई और तुरंत फैसला ले लिया गया, तुरंत यहां पर गठबंधन भी हो गया और सरकार पर काबिज भी हो गए। तो यहीं पर गंभीरता नजर आती है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष में इतनी गंभीरता है? हिमांशु जी, हम खरीद फरोख्त में, तोड़ फोड़ में गंभीरता नहीं दिखाते हैं। गोवा में तोड़फोड़ सरकार बनाई इन्होंने, बहुत सही जिक्र किया, गोवा का जिक्र छेड़ दिया। देखिए, इन्होंने अगर गोवा में जो काम किया था, इनको बहुमत नहीं था, बहुमत के हम बहुत पास थे। इन्होंने वहां 2-3 छोटे दलों से खरीद फरोख्त की और भय दबाव में उनको जोड़ा। बिहार की बात करें तो बिहार में भी बिहार की जनता ने
महागठबंधन को, जो कांग्रेस लालू जी और नीतीश जी के साथ हुआ था, उसको बहुमत दिया था। अगर नीतीश जी में नैतिकता होती या इनमें बची नहीं भारतीय जनता पार्टी में, तो वो इस्तीफा देते, चुनाव में जाते। देखिए, यही मैं कहता हूं, इनका हमें जो जनता में हमारा समर्थन बढ़ रहा है। आज आप देखिए, सर्वे कराइए, आज लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी साथ देती है, बात झूठो गरीबों करती है, बड़े लोग मदद करती है। आप इनकी गोवा की जिक्र कर दिया आपने। गोवा कौन से सर्वे की आप बात कर रहे हैं? यहाँ के गौरक्षक दीपक जी, कौन से सर्वे की आप बात कर रहे हैं? गौरक्षक यहाँ मैंने अभी कहा, सर्वे की बात नहीं कर रहा, हमने कहा अभी जो अभी हम लोग जो सर्वे करवा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश आपका सर्वे हो रहा है ना? हिंदुस्तान जनता कह रही है हमें ठगा गया, हमारा सर्वे हो रहा है और हमारा सर्वे सही होता है, हमें पता था हम हार रहे हैं चुनाव में। चलिए ठीक है, एक बार फिर से दीपक जी, सुनिए राम सागर जी बात अफजल साहब से बहुत कम बात मेरी हो पाई है। अफजल अब्बास साहब से, दीपक जी कुछ देर के लिए रुक जाइए। अफजल अब्बास साहब से मैं सवाल पूछ लूं। अफजल अब्बास साहब, बात यहां पर चल रही थी कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर था विपक्ष की तरफ से, लेकिन अब वो पक्ष में जुड़ गए हैं। नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती की है और साथ ही जो विचारधारा अलग थी, नैतिकता, ये सारी चीजें कहां चली गई? ये सवाल आपके पुराने साथी पूछ रहे हैं। पुराने साथी में कांग्रेस है या कि आरजेडी है, पहले बताइए। कांग्रेस भी है। अच्छा, तो देखिए, नीतीश कुमार की नैतिकता कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। रहा सवाल ये है कि अब ये जो बोल रहे हैं कि नैतिकता की बात, नैतिकता के आधार पे ही तो ये घटना घटी। मगर कांग्रेस के साथी ने अगर सवाल किया है तो ये पूछे कि राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस का बिल क्यों फाड़ा था। सवाल तो इनसे करना चाहिए ना। और 4 महीना से आप बोले कि राहुल जी बोले कि 4 महीना से मुझे मालूम था, तो 4 महीने से कांग्रेस ने पहल क्यों नहीं की? 4 महीना से राहुल जी को मालूम था, तो फिर भ्रष्टाचार के डर से समर्थन करने का नहीं था भारतीय जनता पार्टी को। दीपक जी, सोनिया जी बेल पर, राहुल जी बेल पर, लालू जी बेल, आप सारे लोग बेल वाले एक साथ आ गए हो ना। ये नीतीश जी भ्रष्टाचार के खेल में राहुल जी बेल पर हैं, सोनिया जी बेल पर हैं। ये बेल का खेल ठीक है। नहीं, एक मिनट दीपक जी सुनिए। दीपक जी मैं बात कर रहा था। मैं चाहूंगा कि जब मैं आपसे बात करूं तो आप अपनी बात यहां पर रखिएगा। अफजल अब्बास साहब, आपसे बात चल रही थी मेरी जी। मेरा कहने का तात्पर्य था, जो नीतीश कुमार या जेडीयू के लोगों का जो डिमांड था, जेडीयू के सारे विधायकों का जो डिमांड था कि तेजस्वी जी अपने पब्लिक डोमेन में आके और ये जो घटनाएं घटी है, सीबीआई और ईडी जो भी हो उसकी बात रखे, यही मेरा डिमांड था। और वो टालते रहे। राहुल जी कहते रहे बीच में कि मैं, आज का बयान है कि मैं 4 महीने से समझ रहा था, जान रहा था। तो ये वही तो मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा था, बिल किसने फाड़ा था। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जीरो टॉलरेंस की बात अगर राहुल जी कहते हैं तो नीतीश कुमार जी ने किया था, तो उसको कम से कम वो उस पैमाने पर देखना चाहिए था और उसको आगे बढ़ के चलिए ठीक है सॉर्ट आउट करना चाहिए था। उन्होंने किया। अफजल अब्बास साहब, महागठबंधन में जेडीयू की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। अब जेडीयू दूर जा चुकी है, महागठबंधन के भविष्य के क्या आसार देखते हैं आप? गठबंधन के क्या आसार भविष्य में देखते हैं आप 2019 के लिए उत्तर प्रदेश की नजर से? सबसे बड़ी बात है कि सबसे फ्रॉम वेरी बिगनिंग नीतीश कुमार जी ने कहा था, आप याद करें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव, आसाम के चुनाव और नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में भी इन्होंने एडवाइस, आप उत्तर प्रदेश से बिना मायावती के आप सरकार अब नहीं लड़ सकते हैं। और हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट में बात आई थी, लेकिन कांग्रेस अपने पता नहीं किस गुमान में थी जिसका नतीजा सामने आया। नीतीश कुमार जी कहते कि एक आप बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आगे बढ़ के एक बनाए, लेकिन बिखरता हुआ नजर आता है और उन्होंने कोई पहल किया नहीं। नीतीश कुमार जी का जब ये घटना घटी है तो उनको एहसास हुआ कि बिहार के आवाम से जो वादे किए गए थे, और मैं 20 महीना के अंदर में जो मैं देखा है, अब हम आपको सरकार चाहने में असमर्थ हो रहे हैं, इसलिए रिजाइन देके बीजेपी का समर्थन लिया। मैं समझता हूं कि बिहार के अवाम के साथ जो वादे किए हैं, 7 निश्चय योजना की बात है, बहुत सारे डेवलपमेंट की बात है, वो हमको पूरा करना है। ठीक है, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत से कमेंट्स किया था नरेंद्र मोदी जी पे, वो बिल्कुल बात सही है, उस वक्त की बात है। आज जो है बिहार के अवाम के डेवलपमेंट, बिहार के विकास की बात
के लिए जो वचनबद्ध है मेरी पार्टी, उसके लिए ये गठबंधन कारगर साबित होगा। मैं 16 साल भी साथ रहा है। अब्बास साहब, मेरा बहुत सीधा सा सवाल यह है, क्या आपको विपक्षी दलों में गंभीरता नजर आती है एकता को लेकर, और 2019 में आने वाले वक्त में ये एकजुट होकर एक मजबूत विकल्प तैयार कर पाएंगे? देखिए, विपक्षी दलों की 14, 16 पार्टी, 17 पार्टी की बात आई थी, हम लोग भी गए थे उसमें। अगर ये लोग, नीतीश कुमार जी तो पहले भी कहा था कि आप गठबंधन एकदम चट्टानी एकता के साथ लड़िए, हमें उस तरह का नजर नहीं आ रहा है। कोई किसी का बयान कुछ और आ रहा है, किसी का बयान कुछ और आ रहा है। आप ठीक है, हमने कोविंद जी को वोट दिया, ठीक है। आप जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, हमने इसलिए दिया राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि बिहार में 3 साल तक गवर्नर है, सही चला। और लोग पार्टी जो अभी जी, हिमांशु जी, मैं बिहार से ही हूँ, मोकामा से हूँ। अच्छा, लालू जी के साथ रहने पर जो वहां हुआ, अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता था, ब्लॉक में सारे जगहों पर दलालों का कब्जा हो गया था, भ्रष्टाचार काफी मात्रा में बढ़ गए थे लालू जी और कांग्रेस के साथ रहने से। सिर्फ चूंकि हमारे साथ जब नीतीश जी थे, चूंकि वो मेरा सांसद भी रहे हैं बाहर से, तो मैं उनके स्वभाव को जानता हूं और मैं उनके राजनीति को भी बहुत नजदीक से देखा हूं। इन 20 महीनों में वो काफी अंदर से परेशान रहा करते थे इन भ्रष्टाचार के बढ़ते कदमों को देखकर। आप बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर आरजेडी, आप ये बोल रहे हैं कि आरजेडी कर रही है, लेकिन अब्बास साहब कांग्रेस के साथ रहने के चलते भ्रष्टाचार और अपराध दोनों बिहार में बढ़ गए थे। आप ये कह रहे हैं, लेकिन अब्बास साहब घट गया था और अपराध दर बढ़ गया था। किसकी वजह से? बिहार में किसकी वजह से? ये लालू जी के वजह से और कांग्रेस की वजह से हुआ था। ठीक है, जेडीयू की वजह से नहीं हुआ था। नहीं, जदयू में उस तरह के लोग नहीं थे। हाँ, ठीक है, अब नहीं थे ना, साथ अच्छे लोग हैं, अब आपके साथ आ गए, इसलिए अब आप नहीं बोल रहे हैं। यही चीज तो होती है, यही चीज तो होती है, वक्त के साथ रहते हुए तुरंत कितनी जल्दी बयान बदलता है। ठीक है, अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब, आज आरजेडी की तरफ से जब लालू जी आते हैं, लालू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार अगर कहीं बढ़ा था तो वो नीतीश जी की तरफ से बढ़ा था। कई अफसर भ्रष्टाचारी थे, काफी कुछ आरोप आज उन्होंने लगाए, सारे कच्चे चिट्टे खोल के रख दिए। वो बोल रहे हैं कि ये है सच्चाई। हम बता रहे हैं कि किस लिए बिहार में माफिया राज बढ़ रहा है, किस तरह से गुंडई बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? पूरा ठीकरा आप पर फोड़ा है। देखिए, अब सवाल है कि अब गठबंधन से टूटने के बाद सरकार से अलग हो गए, विपक्ष में बैठेंगे। अब इसका मतलब वो आरोप प्रत्यारोप का तो जोर चलता रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ये अभी की बात ही कर रहे हैं ना, अपना इतिहास उठा के अब चूंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं माजी में जाना नहीं चाहता, 15 साल पहले में जाना नहीं चाहता। ये नीतीश कुमार की देन है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन अगर है तो नीतीश कुमार की देन है। आज सुशासन बाबू का नाम जो आप भी लेते हैं, मीडिया के लोग क्यों लेते हैं? इसलिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं फख्र है अपने नीतीश कुमार पे कि बीजेपी के साथ रहकर भी 2002 टर्म में भी बिहार में जितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई ऐसी सद्भावना बिगड़ी नहीं। ये भी नीतीश कुमार की सुशासन की बात है। अब लोग अलग अलग अपने दिमाग से बोलते रहेंगे तो अलग बात है। मैं अब चूंकि विपक्ष में है, वो तो उंगलियां हम पर उठाएंगे। अब हम सुनने के लिए तैयार है, उनका जवाब देने के लिए भी तैयार। ठीक है, पब्लिक परसेप्शन लालू के उलट है। वहां की जनता ये नहीं मानती है कि इनके वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा, वहां की जनता मानती है कि लालू जी और कांग्रेस के वजह से वहां भ्रष्टाचार और आपकी बात थी। दीपक जी दो बात कह रहे हैं। नहीं दीपक जी, दो बातें। दीपक जी देखिए, वक्त की मेरे पास कमी है, तो दीपक जी एक बहुत अहम सवाल पूछता हूं आपसे। कई कांग्रेसी समर्थक जो कांग्रेस को फॉलो करते हैं, उनके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर कांग्रेस गंभीर कब होगी, कांग्रेस आने वाले वक्त पर फोकस कब करेगी और अपनी तैयारियों को मजबूत कब करेगी, क्योंकि ऐसा कुछ कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आता है। जब भी विपक्षी एकता टूटती बिखरती हुई नजर आती है, उसी वक्त आप लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं। आगे की क्या तैयारी रहेगी? हिमांशु जी, कांग्रेस गंभीर है। कांग्रेस अपने संगठन के साथ, अपने सहयोगियों के साथ पूरी तरह मजबूती के साथ है। सिर्फ एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी उस फिल्म का पार्ट है जिस फिल्म में पहले शुरू होती है तो विलेन पहले हीरो जैसा दिखता है, लेकिन फिल्म जैसे अंत में जाती है विलेन पिटता है और जो फिल्म का हीरो होता है निकल सामने आता है। ठीक वही हाल होगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे इतना अफवाह फैला ले,
भारतीय जनता पार्टी चाहे इतने बड़े उद्योगपतियों को बढ़ा गरीबों की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी चाहे इतनी तोड़फोड़ कर ले, अंत इसका बुरा होना है। क्योंकि कहा गया बुरे काम का बुरा नतीजा, भारतीय जनता पार्टी का झूठ, भारतीय जनता पार्टी का यूटर्न, भारतीय जनता पार्टी का अफवाह। दीपक जी सामने वाले आगे बढ़े थे, ऐसे नहीं होता। दीपक जी सामने वाले पर आरोप लगाने से अच्छा ये है कि आप अपने आप को मजबूत करें। सामने आ जाएगा दीपक जी सामने वाले पर आरोप लगाने से अच्छा ये है कि अगर आप अपने आप को मजबूत करें तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे आ सकती है, बशर्ते आप खुद पर काम जरूर करें। बहरहाल लोकतंत्र में वक्त की कमी की वजह से चर्चा पर यहीं पर विराम लगाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम सागर जी, दीपक सिंह जी, अनिल दुबे जी और सैयद अफजल अब्बास साहब और अतुल चंद्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकतंत्र में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।